हेलो व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आज फिर हम अपने डिजिटल स्टूडियो से आपके सामने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस वाले इश्यूज पे मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ चीजों का और डॉक्टर पूछ रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे साथ जो भी मिलता है वो फिर आईआर के साथ किसी न किसी तरह एसोसिएट हो जाता है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू चाइना। और क्या एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि चाइना कभी ताइवान पे अटैक कर देगा, और अगर अटैक कर देगा तो फिर क्या होगा? कौन सा एलाई किसके साथ होगा? रीजनल अलाइनमेंट क्या होगी? वेस्ट क्या करेगा? यूएस क्या करेगा? ये सारी बातें जो हैं अभी रिसेंटली एक शंग्रीला सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, वहां पर डिस्कस हुई। और डिस्कस इस वजह से हुई कि CNAS, सेंटर फॉर नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटी ने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उसने एक सिनेरियो बताया है कि अगर जो है अटैक कर देता है चाइना ताइवान को, और ना सिर्फ अटैक करता है बल्कि इन्वेड करता है, यानी उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये पेपर डॉक्टर आर्थर को बहुत अच्छा लग गया, और इन्होंने इससे क्या समझा है और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बता सकते हैं, इसके लिए सर पहले तो आप बताएं, ये रिसेंटली आपको आईआर की क्या इंट्रीगिंग हो रही है जो आप ये वाले टॉपिक्स आज भी कर रही विकास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने अपनी लाइफ का एक काफी लंबा पीरियड हांगकांग में गुजारा है। और हैं? हांगकांग आपको पता है ताइवान के बड़ा करीब है, तो ताइवान को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करता रहा हूँ कि ताइवान अगेन बचपन से हम आपको पता है बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आती थी ताइवान से। तो ये वाला टॉपिक जो है ना आईआर का, स्पेशली ताइवान का, ये मैं इसको फॉलो कर रहा था। तो ये आजकल शंग्रीला डायलॉग जो मई 30 को हुआ सिंगापुर में, उसके बाद फिर ये सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने जो पेपर पब्लिश भी किया हुआ था, तो उसकी वजह से मैं फिर जरा इंटरेस्टेड हो गया। तो ये है मेन रीजन, तो मेरा ख्याल से ताइवान का टॉपिक है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कोई स्टेटमेंट दी थी डायलॉग में ये ताइवान इशू पे, और फिर उसको कवर अप करने की कोशिश की पीट हेगसेथ ने, जो यस, डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के यूएस। मौजूदा। राइट, अच्छा, ये जरा मैक्रोन ने जो कहानी थी ना, सुनाए उन्होंने मुझे। उन्होंने तो बड़ी कॉशियस सी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर इफ चाइना इन्वेडेड ताइवान, तो मैं उस वॉर में इंटरवीन करूंगा, या मैं वुड फ्रांस इंटरवीन इन सच ए वॉर, या टेक पार्ट इन सच ए वॉर। तो उन्होंने कहा आई वुड बी वेरी कॉशियस। तो ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया। इसका मतलब है कि ही इज नॉट क्लियर कि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। हालांकि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो डॉक्ड है इस रीजन में। ये तो आपको पता ही है ना, फ्रांस और इटली के और ब्रिटेन का भी। अच्छा, तो इस रीजन ब्रिटेन, में ये तीनों, मतलब दैट शोज कि यूरोपियन जो पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, उनका अच्छा खासा कंसर्न भी है और इंटरेस्ट भी है रिगार्डिंग दिस इशू। यस, तो वो उन्होंने सिग्नल तो किया हुआ है कि वो रीजन के साथ कमिटेड है। लेकिन ये है कि उन्होंने, मैक्रोन ने एक बड़ी एम्बिगुअस सी स्टेटमेंट दी। लेकिन जो पीट हेग्सेथ है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली, वो जो अमेरिकन पेपर ने ये क्वेश्चन किया है, जो सीनास का पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन को एग्जामिन किया गया है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें जनाब, कोई भी कम्युनिस्ट चाइना ने अगर कोई अटेम्प्ट की टू कॉन्कर ताइवान बाय फोर्स, इट वुड रिजल्ट इन डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये उनके वर्ड्स थे, डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। और उन्होंने एक बात बड़ी और क्लियरली कही। उन्होंने कहा हमारा गोल जो है अमेरिका का, वो ये है कि इस वॉर की जो कॉस्ट हैं वो बहुत हाई कर दी जाए, इतनी हाई की जाए कि डिटेर हो कम्युनिस्ट चाइना। लेकिन वकास, रिसेंटली जो है ना, इस पे जो अमेरिका है ना, उसका बड़ा स्टांस जो है ना, बड़ा अजीब सा है। क्योंकि ट्रम्प ने लास्ट ईयर ये कहा कि वो ही वुड, इफ दिस हैपेंस, ही वुड हैव टू नेगोशिएट थिंग्स बिफोर कमिंग टू आइलैंड्स रेस्क्यू या एड। तो इसका मतलब है कि ट्रम्प भी उस तरह आउट राइटली वॉर में जाने के कोई इतने हामी नहीं है। और दूसरा, बहुत सारे लोग पेंटागन में ये कहते हैं कि जी ताइवान तो एक लॉस्ट केस है, इसके लिए अब क्या अमेरिका ऐसी इसके लिए कर रहा है, ये लॉस्ट केस है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि आपने सवाल ये किया कि रीजन में क्या होगा, वेस्टर्न पावर्स कैसे आएंगी, अमेरिका क्या होगा, तो मेरा ख्याल है जो रीजन में सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे ना, और जो इस डिसीजन के ऊपर बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या किया जाए, वो जापान और फिलीपींस है सबसे आगे। उसके बाद भी हैं, लेकिन पहले मैं जापान और फिलीपींस से स्टार्ट करता हूँ। जापान और फिलीपींस का ये है कि वो एंथुसियास्टिक तो नहीं होंगे अबाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और जापान का आपको पता है वैसे भी है, जापान का डिफेंस पैक्ट है यूएस के साथ। तो जापान की तो उस तरह तो आर्मी है नहीं, या उस तरह मिलिट्री नहीं उनकी। सबमरीन है, वो पेट्रोल्स कर लेंगी, या कुछ मिसाइल स्ट्राइक्स हैं,
उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेंगे, और सीनेस पेपर भी यही लिखता है कि इस तरह ही मैक्सिमम ये होगा। फिलीपींस इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि फिलीपींस के ना 175,000 सिटीजन जो हैं वो ताइवान में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉशियस होगा। और अगर चाइना को, क्योंकि उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर टेरिटरीज के ऊपर, तो वो ये अटेम्प्ट कर सकता है ग्रैब करने की कि उन अगर चाइना को थोड़ी बहुत इसमें सेटबैक मिले, अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाए और चाइना को सेटबैक मिले, तो फिर वो ये कोशिश करेंगे कि चाइना की जो यहाँ पे टेरिटरीज जिसमें उनका साथ डिस्प्यूट है उसको वो ग्रैब कर ले। और वकास आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो की है, डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसिडिडीज ट्रैप। उसमें जो ग्रैम एलिसन है उस किताब में, क्योंकि वो हमने वीडियो की थी बुक रिव्यू सीरीज के तौर पे, उसमें भी हमने ये बताया था कि जो जंग होने का खतरा है वो कोरियन पेनिनसुला ताइवानी स्ट्रेट में है। तो ये जो है ना जी कि यहाँ पे अगर चाइना और यूएस की अगर जंग होती है तो ये एक रीजन है जो वॉलेटाइल है। बहरहाल हम आते हैं दोबारा उसकी तरफ के पार्टिसिपेट का, तो फिलीपींस भी ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं होगा, लेकिन वो जापान की निस्बत ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं वहां पे वो साउथ चाइना सी में कोशिश करेगा। तो ये तो हो गए इस साइड पे एशिया में ये दो जो मेजर फ्रंट लाइन पे आ सकते हैं इस वॉर के अंदर। तीसरे जो है ना, जो जो दूसरे हैं वो हैं इधर साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये इस रीजन के अंदर साउथ एशिया में इंडिया, और एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया में, और नीचे पैसिफिक के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया देखा जाए, इसमें वो अमेरिका इन पे प्रेशर डालेगा कि आप हमारे साथ शामिल हों, ताकि चाइना को वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं चाइना के लिए हाई किए जाएं इन टर्म्स ऑफ उस पर प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉर की सिचुएशन है। और जो साउथ कोरिया है वो वैसे ही आपको पता है उसका नॉर्थ कोरिया के साथ है, तो वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो फोर्सेस डाइवर्ट हो इधर से और फिर नॉर्थ कोरिया उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी एक रेयर एरिया सपोर्ट जरूर देंगे उन्हें और लॉजिस्टिकल असिस्टेंस देंगे, ये भी सीनेस के पेपर में लिखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वैसे ही आपको पता है ऑकस का पार्ट है, जो सबमेरीन न्यूक्लियर सबमेरीन पैक्ट है, और अमेरिकन फोर्सेस की बेसिस भी हैं उधर। इंडिया जो है वो इस चीज में लग जाएगा कि वो अपने साथ जो लैंड बॉर्डर है चाइना के साथ उसको डिफेंड करे, और बाकी वो मेरा ख्याल है कोऑपरेशन इंटेलिजेंस में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, उसमें कोऑपरेशन कर सकता है इंडिया यूएस के साथ। तो यहाँ पे जो दूसरा सेगमेंट है, ग्रुप है, वो आ गया जापान और फिलीपींस के बाद साउथ कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो इस रीजन में देखनी पड़ेगी वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजन है जहाँ पे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और ये सारे मुल्क हैं, इंडोनेशिया वगैरह, इनकी तकरीबन 1 मिलियन के करीब, 1 मिलियन से थोड़े से कम, 900,000 जो लोग हैं वो वहां पे ताइवान में रहते हैं। तो ये तकरीबन 90% ऑफ फॉरेन सिटीजन हैं ताइवान के। ताइवान में 1 मिलियन फॉरेन सिटीजन है, उनमें से 900,000 साउथ ईस्ट एशिया से हैं। तो यहाँ से अमेरिका चाहेगा कि इधर से वो हेल्प ले, स्पेशली यहाँ पे आपको पता है सिंगापुर है, थाईलैंड है, इनसे हेल्प ले सकता है कि उनको एयर और नेवल बेसिस दे और इनको भी पुल इन करे वॉर के अंदर। अब रह गए लास्ट पे रह गए वेस्ट। वेस्ट में यूरोप, अमेरिका तो आ रहा होगा ना, अगर अमेरिका आ जाएगा, अगर अमेरिका नहीं आएगा तो फिर तो शायद कोई भी वो ना आए। मोस्ट स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन। हाँ यूरोप, उसमें फ्रांस इटली का मैंने आपको बता दिया, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां डॉक्ड हैं। ब्रिटिश भी वहां पे चला गया हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये तीनों के जब वहां पे हैं तो इसका मतलब है तीनों कंट्रीज ये अपनी सीरियसनेस शो कर रही हैं कि वो रीजन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है विकास ओवरऑल के, ये मुल्क जो है अच्छा, ये इस दौर में आ अब सकते इसमें इसमें मैं जरा अपना एक कमेंट ऐड करता चलूँ। आपने बहुत हैं। अच्छा एक्सप्लेन किया। ये जो तीन डिफरेंट सिनेरियोज आपने लेयर बाय लेयर बताए, जिसमें सबसे पहला था जापान और फिलीपींस का, क्योंकि वो नेचुरली इस जियोग्राफी से ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। ताइवान को अगर हम देखें, लोकेशन को हम देखें, फिर आपने बात की साउथ कोरिया की, और आपने क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद आपने बात की है इंडिया की, और साउथ ईस्ट एशिया की, सिंगापुर का जिसमें आपने मेंशन किया है। तो देखें, बट इट शोज, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईआर, इट शोज कि जो चाइना की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की रिगार्डिंग ताइवान, वो बड़ी सक्सेसफुल। अब वो कैसे सक्सेसफुल है, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया
कि अमेरिका की अप्रोच कोई एक एंगल यहाँ पे दिखाई नहीं दी। पीट हेगसेट कुछ कह रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, जापान और फिलीपीन अलग कंफ्यूज हैं। इंडिया का प्रॉब्लम ये यकीनन रहेगा कि नेबर्स कैन नॉट बी चेंज। वो चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी भी नहीं आएंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा बनेंगे एक एक्टिव अलायंस का, एक वॉर फाइटिंग अलायंस का, क्योंकि उनको फिर अपने बॉर्डर पे भी टेंशन फेस करनी पड़ेगी। इसकी एक एपिसोड गलवान वैली में हो चुकी है 2020 में, इंडिया और चाइना के दरमियान। तो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी पॉलिसी जो चाइना की है, आई थिंक वो अभी तक सक्सेसफुल इस तरीके से है कि उसने जो अपने ओपोनेंट हैं उनको सोच में डाला हुआ है कि होगा क्या, व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव। तो आई थिंक वो सन जू जो उनके क्लासिक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिनको वेस्ट में भी पढ़ाया जाता है, तो उनकी बताई हुई स्ट्रेटेजी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। व्यूअर्स, आप हमें जरूर बताइएगा, और जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हैं वो हमारी डिस्कशन को देख के हमें जरूर बताएं कि उन्हें ये सिनेरियोस कैसे लग रहे हैं। अगर उनके पास कोई नया कमेंट है, कोई नई बात है, तो वो भी हमें बता सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।